हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। आज का हमारा टॉपिक है 12th क्लास की बुक का नाम है पॉलिटिक्स इन इंडिपेंडेंस इंडिया और उसका हम 5th चैप्टर करने जा रहे हैं, कांग्रेस सिस्टम चैलेंजेस एंड रीऑर्गेनाइजेशन, अर्थात कांग्रेस प्रणाली, चुनौतियां और पुनर्स्थापना। इस टॉपिक को हम आज पढ़ेंगे। जैसा कि आपने 2nd चैप्टर में पढ़ा, एक दल के प्रभुत्व का दौर, द ईरा ऑफ वन पार्टी डोमिनेंस हमने पढ़ा था कि उसमें एक ही दल अर्थात कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा पहले 3 आम चुनाव में। पंडित जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी को बहुत ही भारी बहुमत मिला, राज्यों में भी और केंद्र में भी। लेकिन 1960 के दशक के बाद के समय में आते आते कांग्रेस पार्टी में जो विविधताओं को समेटने की शक्ति थी, वो हर विविधता को अपने में समेट लेती थी, वो धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी। दूसरी तरफ जो दूसरी पार्टियां थी, जो विपक्षी दल थे, वो मजबूत होने लगे। जो विपक्षी दलों में पहले बिखराव था, वो बिखराव धीरे धीरे कम होने लगा, वो एकजुट होने लगे। तो इस अध्याय में हमने पढ़ना है कि जैसे उसी दौरान पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ भी हो गई थी 1964 में, कि उसके बाद नेहरू के बाद की राजनीति कैसी रही और उसके बाद कौन प्रधानमंत्री बना और बाद में कांग्रेस पार्टी किस प्रकार बिखराव के दौर से गुजरी और किस प्रकार दोबारा से उसने अपनी पुनर्स्थापना की। तो इस चैप्टर में हम चौथे आम चुनाव, उसकी परिस्थितियां और 5वें आम चुनाव के बारे में पढ़ेंगे। ओके, चलिए शुरू करते हैं। जैसे एक बात और बता देती हूं मैं आपको, पहले कांग्रेस पार्टी को मिस्टर पामर ने छाता संगठन कहा था कि ये एक ऐसे अम्ब्रेला है, इसके नीचे जो मर्जी आ जाए, ये सभी को अपना स्थान देती है। इसको सराय भी बोला जाता था। लेकिन अब कांग्रेस पार्टी ऐसी पार्टी नहीं रही। अब उसमें विविधताओं को समेटने की उतनी शक्ति नहीं रही थी। तो इसलिए इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे कि नेहरू के बाद की राजनीति किस प्रकार रही। राजनीतिक उत्तराधिकार की चुनौती। मई 1964 में हमारे पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की डेथ हो गई थी। उस समय लगभग 1 साल से वो काफी बीमार चल रहे थे। तो उस समय ये कयास लगाए जाने लगे थे कि नेहरू के बाद क्या होगा भारत का। ऐसा लग रहा था कि जैसे नेहरू जी नहीं रहे तो कोई इसके ऊपर छत्र छाया ही नहीं रही किसी की। कोई कहता था कि हो सकता है कि भारत में सेना का शासन आ जाए। कोई उत्तराधिकारी दिख ही नहीं रहा था कि किसको बनाया जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद प्रधानमंत्री। क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि लोकतंत्र का हमारा अस्तित्व ही खत्म हो जाए, सेना का शासन आ जाए, या आपस में गुटों में इतनी ज्यादा आपस में तनाव हो जाए कि लोकतंत्र को कायम रखना मुश्किल हो जाए। तो इस तरह के काफी कयास लगाए जा रहे थे। लेकिन उस समय जब उत्तराधिकार की बात आई तो उस समय के.एन. कामराज कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे। उन्होंने नेहरू जी की मृत्यु के बाद कांग्रेस के सदस्यों की एक मीटिंग बुलाई और श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए उन्होंने प्रस्ताव रखा। क्योंकि जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे, वो बहुत ही एक साफ छवि के नेता थे और नेहरू जी के बाद के जो काल में वो काफी महत्वपूर्ण थे। उनकी बहुत सारी बातें उनकी मानी जाती थी। और एक बार तो उन्होंने रेलवे दुर्घटना की जिम्मेदारी लेते हुए अपने रेलवे मंत्री के पद से भी इस्तीफा दे दिया था। तो बिना किसी विरोध के श्री लाल बहादुर शास्त्री जी को प्रधानमंत्री नियुक्त कर दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी की मृत्यु के बाद। लेकिन वो टाइम बहुत ही कठिनाइयों से भरा था, ये बात। और उस आक्रमण की वजह से बहुत सारा पैसा जो कि आर्थिक क्षेत्र में लगाना चाहिए था, वो सेना के क्षेत्र में लगाना पड़ा था। और उसी दौरान मॉनसून भी असफल हो गई थी, खाद्यान्न का भी संकट हो गया था, लोग भूख से भी तड़प रहे थे। और तीसरी बात, 1965 में तो पाकिस्तान की तरफ से, 1962 में चाइना की तरफ से युद्ध हुआ था। करेक्ट कर देती हूं मैं, 1962 में चीन ने, 1965 में पाकिस्तान ने भारत के ऊपर आक्रमण कर दिया था।
तो उस दौरान 2 युद्ध झेलने पड़े, बहुत ज्यादा खाद्यान्न का संकट हो गया था। तो इन परिस्थितियों में देश को चलाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी। श्री लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में तो बताते हैं कि वो खुद भी एक दिन का फास्ट रखते थे ताकि उस दिन किसी गरीब को खाना मिल जाए, और वो लोगों से भी आह्वान करते थे कि कम से कम एक दिन आपको फास्ट रखना चाहिए, जिससे कि हम खाद्यान्न के संकट से कुछ हद तक तो बच सकें। फिर उन्होंने नारा दिया, जय जवान जय किसान। जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री जी के द्वारा दिया गया था। जैसे ही 1965 का पाकिस्तान ने युद्ध किया, भारत के ऊपर आक्रमण किया, तो उसको उस समझौते के लिए, संधि के लिए ताशकंद, जो पहले यूएसएसआर में पड़ता था, अभी जो उज्बेकिस्तान की राजधानी है, वहां पर पाकिस्तान के राष्ट्रपति मोहम्मद अयूब खान और भारत के प्रधानमंत्री श्री लाल बहादुर शास्त्री के बीच में समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौते के नाम से जाना जाता है। और बड़ी विकट परिस्थितियों में आज तक नहीं पता लगा पाए हैं, वहीं पर समझौते के बाद श्री लाल बहादुर शास्त्री की असमय मृत्यु हो गई। तो ये और भी ज्यादा कठिन समय था कि 2 साल के भीतर ही 2 प्रधानमंत्रियों की डेथ हो चुकी थी। तो अब कांग्रेस के सामने और दोबारा से संकट आ गया कि अब क्या करें। इस दौर को खतरनाक काल भी बोला गया है। कई बार क्वेश्चन 2 नंबर में पूछ लिया जाता है कि 1960 के दशक को खतरनाक दशक क्यों कहा जाता है। एक तो दो प्रधानमंत्री की डेथ हो गई उस दौरान, 2 युद्ध झेलने पड़े हमें, तीसरा हमें उस दौरान बहुत ज्यादा भूखमरी के कगार पर भी था भारत, और अकाल भी पड़ गया था। तो इस वजह से उस काल को खतरनाक दशक भी कहा जाता है। 2 नंबर में क्वेश्चन बहुत बार आ जाता है ये। तो बात आई कि जो श्री लाल बहादुर शास्त्री जी, जिन्होंने जय जवान जय किसान का नारा दिया था, अब क्या होगा, उनकी भी डेथ हो गई। अब क्या होगा देश का, अब कौन प्रधानमंत्री बनेगा। तो इस दौरान क्या हुआ, शास्त्री जी के बाद श्रीमती इंदिरा गांधी, जो पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की पुत्री थी, उनके बीच और श्री मोरारजी देसाई के बीच आपस में टक्कर थी। कुछ लोग कह रहे थे कांग्रेस की कि मोरारजी देसाई को प्रधानमंत्री बनना चाहिए, कुछ कह रहे थे कि श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनना चाहिए। तो फिर आपस में समझौता नहीं हो पाया कौन प्रधानमंत्री बनेगा, तो गुप्त मतदान हुआ। गुप्त मतदान में इंदिरा गांधी जीत गई और इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बना दिया गया। और उस समय के जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने ये सोचा कि इंदिरा गांधी के पास कोई प्रशासनिक अनुभव नहीं है ज्यादा, हालांकि वो लाल बहादुर शास्त्री जी के समय में सूचना और प्रसारण मंत्री थी और एक बार वो अध्यक्ष भी रही हैं बीच में कांग्रेस पार्टी की, लेकिन फिर भी उनका अनुभव उतना नहीं था। तो जो बड़े नेता थे कांग्रेस के, उन्होंने ये सोच करके इंदिरा गांधी को समर्थन दिया कि प्रशासनिक मामलों में, राजनीतिक मामलों में इसकी ज्यादा समझ नहीं है और ये हमारे मार्गदर्शन में कार्य करेगी। लेकिन इस सोच को इंदिरा गांधी ने बिल्कुल उलट दिया। एक तो देश वैसे ही संकट से जूझ रहा था, फिर इंदिरा गांधी ने देखा कि उसने अपनी एक अलग टोली बना ली और जो सिंडिकेट कहा जाता है, जो कांग्रेस के बड़े नेता थे पहले के, उन सिंडिकेट्स की उन्होंने बात मानना बंद कर दिया। तो इस तरह से इंदिरा गांधी जी प्रधानमंत्री बनी रही और फिर इन्हीं परिस्थितियों में 1 साल भी नहीं हुआ था इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बने। फरवरी 1967 में आम चुनाव होने थे। चौथा आम चुनाव सर पर आ गया। इंदिरा गांधी को देश की परिस्थितियां भी संभालनी थी, चुनाव भी लड़ना था। तो चुनाव के संदर्भ में क्या हुआ, चुनाव के संदर्भ में जब देखा गया कि भारत के सामने तो अनेक समस्याएं हैं, उस समय जो हमारा देश है अनेक कठिनाइयों के दौर से गुजर रहा था। 2 युद्ध हुए, जो नियोजन का, जो हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि प्लानिंग कमीशन ने जो योजनाएं बनाई थी, शुरुआत की 2 योजनाएं, वो भी कोई खास कामयाब नहीं हुई थी। न तो हम कृषि के क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे थे, न ही हम औद्योगिक क्षेत्र में आगे बढ़ पा रहे थे, क्योंकि हमारे पास तकनीक और धन दोनों की कमी थी। फिर रहा कहा, उस समय हमारे देश में मानसून असफल होगी और बिहार में तो इतना ज्यादा खाद्यान्न का संकट हो गया कि बहुत सारे लोगों की भूखे मर के डेथ हो गई। 50% से भी कम वहां
और कई कई जगहों पर तो 30% से भी कम उत्पादन हुआ, जिससे कि पूरी की पूरी जनता भूखमरी के कगार पर खड़ी होगी। तो ये चौथे आम चुनाव के काल की बातें बता रही हूं मैं आपको, ये समस्याएं थी। और उस दौरान अमेरिका ने भी हमारी पॉलिसीज जो नीतियां थी उनके ऊपर दबाव बनाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमें वहां से भी पैसा चाहिए था। तो जिस देश से हम पैसा लेंगे, मदद लेंगे, तो वो ऑब्वियस सी बात हमारे नीतियों में भी दखलंदाजी करेगा। और उस समय रुपए का अवमूल्यन करना पड़ा, डिवेल्युएशन हुई रुपए की। जो रुपया 5 रुपए में $1 मिलता था, अब 7 रुपए में $1 मिलने लगा। तो इस तरह से रुपए की भी डिवेल्युएशन हुई। खाद्यान्न में भी हम पिछड़े हुए थे, सेना पे ज्यादा खर्च हो गया था, उद्योग धंधे हमारे नहीं पनप रहे थे। तो बहुत विकट स्थिति थी। उस दौरान लोगों में कांग्रेस के प्रति बहुत रोष उत्पन्न हो गया, क्योंकि मुद्रास्फीति की दर बढ़ रही थी, महंगाई बढ़ रही थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। तो लोगों ने हड़ताल करनी शुरू कर दी। अब क्या हुआ कि जो दूसरी पार्टी थी, उन पार्टियों ने देखा कि मौका है, उन्होंने उन हड़ताली लोगों की मदद करनी शुरू कर दी और हड़ताल को बढ़ावा देना शुरू कर दिया। आप देखेंगे कि कम्युनिस्ट पार्टी जो मार्क्सवादी बनी 1964 में 2 पार्टियों में विभाजित हो गई थी, पिछले चैप्टर में हमने पढ़ा है कि जो मार्क्सवादी पार्टी थी उन्होंने तो कृषक आंदोलन चलवा दिया नक्सलवाड़ी में। नक्सलवाड़ी आंदोलन के बारे में हम लास्ट के चैप्टर्स में और डिटेल में पढ़ेंगे। तो बात ये थी कि उस दौरान जो दूसरी पार्टीज थी उनको मौका मिल गया आपस में कांग्रेस के खिलाफ खड़े होने का। तो उस दौरान एक और टर्म अस्तित्व में आई जिसे कहते हैं गैर कांग्रेसवाद। गैर कांग्रेसवाद, जिसके ये गैर कांग्रेसवाद नाम राम मनोहर लोहिया जी ने दिया, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस गरीबों और जो मजदूर लोग हैं उनके लिए कुछ भी नहीं कर रही है, और इस तरह से उन्होंने उनको गरीबों को भड़काना शुरू कर दिया, हड़तालें शुरू कर दी। और उन्होंने कहा कि जितनी भी जो हमारी अभी विरोधी पार्टी है, कांग्रेस तो इसलिए जीतती आ रही है क्योंकि हमारे वोट बटे हुए हैं, अगर हम एक हो जाएंगे तो फिर हमारे वोट नहीं बटेंगे और कांग्रेस पार्टी की हार निश्चित हो जाएगी। तो इस तरह की परिस्थितियां थी चौथे आम चुनाव में। फिर चुनाव का जनादेश आया तो इसे राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। राजनीतिक भूकंप कहा गया। देश के इतिहास में जब से देश आजाद हुआ 3 आम चुनाव हो चुके थे। इतनी बड़ी हार, इतने राज्यों में हार कांग्रेस पार्टी को पहले कभी नहीं मिली थी। पहले ये तो लग रहा था कि कांग्रेस को कुछ कम सीटें मिलेंगी, लेकिन इतने राज्यों में कांग्रेस पार्टी सत्ता में नहीं आएगी ये किसी को भी नहीं लग रहा था। तो इस उठापटक को राजनीतिक भूकंप की संज्ञा दी गई। जो चौथे आम चुनाव में जनादेश आया, जिसमें कांग्रेस पार्टी के बहुत बड़े बड़े दिग्गज नेता चुनाव हार गए थे, तो उस परिस्थिति को राजनीतिक भूकंप कहा गया था। 7 ऐसे राज्य थे जिनमें गैर कांग्रेस की सरकार बनी फुल फ्लैश, और 2 ऐसे राज्य थे जिनमें कांग्रेस की गठबंधन के साथ सरकार बनी। तो इस तरह से 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। तो ये एक तरह से राजनीतिक भूकंप जैसा ही था, क्योंकि इस तरह की परिस्थिति भारत ने पहले कभी भी नहीं देखी थी। और उस दौरान तमिलनाडु में क्षेत्रीय दल डीएमके यानी कि द्राविड़ मुनेत्रम कषगम, इसके फुल फॉर्म है द्राविड़ मुनेत्रम कषगम, जो तमिलनाडु का क्षेत्रीय दल है। इस दल ने भारत में पहली बार बिना किसी समर्थन की अपनी तमिलनाडु में सरकार बनाई। अब आप जैसे पिछले चैप्टर में मैंने आपको बताया था कि गैर कांग्रेसी सरकार पहले कम्युनिस्ट पार्टी की बनी 1957 के चुनाव में, लेकिन वो फुल फ्लैश नहीं थी। जैसे केरल में बनी थी, केरल में 126 टोटल सीटें होती है, कम्युनिस्ट को 60 मिली थी, चाहिए थी 64, तो वो निर्दलीयों के साथ मिलकर बनी थी, ठीक है। लेकिन तमिलनाडु में फुल फ्लैश सरकार डीएमके की बनी थी, द्राविड़ मुनेत्रम
कशगम की सरकार बनी थी। तो इस तरह से चौथे आम चुनाव में हालांकि केंद्र में तो कांग्रेस पार्टी ही रही, लेकिन 9 राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें बनी। अंडरस्टैंड। और किसी ने तो ये भी कहा कि अगर हम दिल्ली से हावड़ा की ट्रेन पकड़ते हैं तो इस रास्ते में हमें कोई भी कांग्रेस शासित प्रदेश नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर दिल्ली जाते हैं, फिर यूपी जाते हैं, फिर बिहार, बंगाल वगैरह जाते हैं, तो वहां पे इन सारे के सारे राज्यों में गैर कांग्रेसी सरकारें थी चौथे आम चुनाव में। तो इस तरह से कांग्रेस पार्टी के सामने चुनौतियां पड़ी हैं। और 5वें आम चुनाव में हम रीऑर्गेनाइजेशन पढ़ेंगे कि किस प्रकार कांग्रेस पार्टी ने दोबारा से अपनी पैठ बनाई, दोबारा से रीऑर्गेनाइज किया। अंडरस्टैंड। तो आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो इसमें हमने ये सारी बातें पढ़ी हैं, तो आपने ये करना है आज, जिससे कि आगे वाला चैप्टर, आपको आगे वाला टॉपिक और अच्छे से समझ में आ जाए। थैंक यू।